उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सचिवालय में शाम 6 बजे से सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस मीटिंग में राज्य में महिला नीति पर प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही कृषि और उद्यान विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव आएगा। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, धामी कैबिनेट की बैठक है, कौन कौन से अहम प्रस्ताव आज पास किए जाएंगे? देखिए अनुपम, जो सबसे संभावित प्रस्ताव है वो माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर आने वाला है, क्योंकि राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं और अभी तक पंचायतों में जो ओबीसी आरक्षण है उसके मानक तय नहीं है। तो इसको लेकर आज एक प्रस्ताव आ सकता है पंचायत एक्ट में संशोधन का, जिसके जरिए ओबीसी आरक्षण तय होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना जा रहा है कि महिला नीति को लेकर सरकार आज प्रस्ताव ला सकती है, क्योंकि लंबे समय से इस पर होमवर्क चल रहा था। इसका ड्राफ्ट करीब करीब तैयार हो चुका था। तो आज ये माना जा रहा है कि इसके कैबिनेट के सम्मुख इसको रखा जाएगा और एक बार फिर से राज्य में जो महिला नीति है उसको सामने लाया जा सकता है, जिसकी लंबे समय से अपेक्षा की जा रही थी। इसके अलावा चारधाम यात्रा से जुड़े भी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकते हैं। कृषि एवं उद्यान विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए भी कई जो मसले हैं वो आज कैबिनेट में आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किए जाने पर दलित संगठनों ने सीएम पुष्कर धामी का आभार जताया। अंबेडकर जयंती के मौके पर सोमवार को हरिद्वार के भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी हेले हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक खुली जीप के जरिए रवाना हुए। इस दौरान उत्साही युवाओं ने मुख्यमंत्री पर फूल बरसाए और उनके समर्थन में नारे लगाए। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें चुनाव हराने के लिए भी तमाम षड्यंत्र किए। सीएम धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके जीवन काल में कभी उचित सम्मान नहीं दिया। भाई बहनों, यहां तक कि उनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के शाही परिवार ने अनेक षड्यंत्र किए जो भारत के इतिहास में दर्ज होते। आज जब संविधान का मजाक उड़ाने वाली इसी पार्टी के युवराज अपनी जेब में संविधान की एक छोटी सी किताब निकालकर लहराते हैं तो हंसी के साथ उनकी नादानी पर भी दया आती है। यूसीसी लागू करके बीजेपी ने संविधान निर्माता अंबेडकर का सपना पूरा किया। ये बात अंबेडकर जयंती पर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही। तो दलित संगठनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। तो क्या दलित वोट बीजेपी सरकार के फैसलों से प्रभावित हो रहा है? जबकि बड़ी दलित आबादी वाले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 11 विधायक कांग्रेस के हैं। देखिए रिपोर्ट। अंबेडकर जयंती पर हरिद्वार में दलित संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। तो सीएम ने साफ कहा कि यूसीसी लागू करके बाबा साहेब का सपना पूरा हुआ है। हरिद्वार में सीएम ने संविधान की जरूरत और मायने बताए। तो हरिद्वार जिले में दलितों को साधने और समझाने की कोशिश की, जहां 13 जिलों में सबसे ज्यादा 11 विधायक हैं। इनमें 6 विधायक कांग्रेस, 1 बीएसपी, 1 निर्दलीय और 3 बीजेपी के हैं। ऐसे में यूसीसी और संविधान की बात को दलित वोट को साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। सीएम ने यूसीसी और संविधान की बात भले हरिद्वार में कही हो,
लेकिन क्या ये संदेश दलित वोट बैंक वाले ऊधम सिंह नगर जिले में असर करेगा, जहां कांग्रेस के 5 विधायक हैं और कहीं अंबेडकर जयंती पर संविधान सम्मान की बात करके बीजेपी 2027 के लिए दलित वोट में सेंधमारी तो नहीं कर रही, जबकि पहाड़ी सीटों पर दलित वोट कांग्रेस से छिटकता दिख रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ में थे और हमेशा रहेंगे। ये कि मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है वोटों की, वो ऐसे महापुरुषों का इस्तेमाल करती है वोट के रूप में, राजनीति के रूप में। नहीं, हम तो हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस को तो चुनाव के टाइम पर ध्यान आता है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष अम्बेडकर जी, संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की जयंती के कार्यक्रम मनाती है और बहुत भव्यता के साथ मनाती है। उत्तराखंड में करीब 18% दलित वोट है और 22 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अंबेडकर की मूर्ति पर माला डालने से लेकर संविधान की याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड में दलित वोट संविधान के सम्मान की बात समझता है या संविधान बचाने की। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर लगातार हेलीपैड का विस्तार कर रही है। यमुनोत्री धाम में इस बार की यात्रा में पहली बार हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे। यमुनोत्री धाम के पास गरुड़गंगा के पास हेलीपैड बनाया गया है। अभी तक खरसाली में बने हेलीपैड जाने के लिए यात्रियों को 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और हेली सेवा के बाद भी यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए यात्रियों को 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। नहीं चढ़नी पड़ेगी 5 किलोमीटर की चढ़ाई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खरसाली हेलीपैड जाने के लिए ये चढ़ाई थी। यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा, गरुड़गंगा हेलीपैड से यमुनोत्री तक ये हेली सेवा अब नहीं चढ़नी पड़ेगी 5 किलोमीटर की चढ़ाई। और सीधे रुख करते हैं उत्तरकाशी का। बलवीर परवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलवीर, जाहिर तौर पर लोगों को इससे काफी सहूलियत होगी और इसके चलिए अब एक लंबी चढ़ाई भी नहीं चढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल बड़ी सौगात है ये, क्योंकि जो यात्री यमुनोत्री धाम आता था तो हेली से आने वाले यात्री सिर्फ खरसाली तक ही हेली पैड तक पहुंचते थे और उसके बाद जो खड़ी चढ़ाई है 5 किलोमीटर की, तो उसको चढ़ के यमुनोत्री धाम पहुंचा जाता था। तो काफी कठिनाइयों का सफर इन्हें करना पड़ता था। अब जो गरुड़गंगा के पास हेलीपैड बनाया गया है, वहां पे अब हेली पहुंच सकेंगे और इसके अलावा वहां पे रास्ते का निर्माण युद्ध स्तर पे किया जा रहा है, ताकि जब यात्री गरुड़गंगा हेलीपैड पे पहुंचे तो वहां से आसानी से एक अच्छा रास्ता बनाने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। लगातार जो अधिकारी है मुआयना कर रहे हैं और जो निर्माणदायी जो संस्था है उसके जो इंजीनियर है वो वहां पे डटे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात है। बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम यात्री पहुंचते हैं और इस बार की यात्रा खासकर उन यात्रियों के लिए जो हेली सेवा से आना पसंद करते हैं, जो चढ़ाई चढ़ नहीं सकते, उनके लिए यह यात्रा काफी सुगम भरी रहेगी, क्योंकि पहली बार जो यमुनोत्री धाम के पास जो हेलीपैड है जो इस बार बन के तैयार हुआ है, रास्ता बनाया जा रहा है, तो 500 मीटर की दूरी वहां से है। तो कह सकते हैं कि बड़ी सौगात उन यात्रियों के लिए जो यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं पर चढ़ाई की वजह से नहीं जा पाते, तो उनके लिए बड़ी सौगात उत्तराखंड सरकार ने इस बार दी है। जी, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना होगा आने वाले वक्त पे और क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। आगे बढ़ते हैं। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने वाले हाईवे की डेडलाइन खत्म होने को है। वहीं हाईवे चालू होने के बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से धामी सरकार ने दून की जिन 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट बनाया था, उस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इधर रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन में भी पेंच फंसा हुआ है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। ये है देहरादून की रिस्पना नदी। नदी क्या, ये नाला ज्यादा लगता है। इसी तरह देहरादून की एक दूसरी नदी है बिंदाल। दोनों नदियों में जो एक बात कॉमन है वो है इनके किनारों पर बसी सैकड़ों अवैध बस्तियां। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता इन अवैध बस्तियों पर सॉफ्ट रहे हैं, क्योंकि यही उनका वोट बैंक भी है। अब जब पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून हाईवे बनने को तैयार है, ऐसे में टूरिस्ट की गाड़ियों का रेला जो राजधानी पहुंचेगा, उसके मैनेजमेंट के लिए नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच मलिन बस्तियों का फंस रहा है। इसके लिए मलिन बस्तियों के करीब 4000 घरों को विस्थापित करना होगा। इधर कुछ समय पहले
सरकार इन बस्तियों को बसाने के लिए अध्यादेश भी लाई थी, जिसकी मियाद 2027 में खत्म होगी, यानी तब तक फुल स्टॉप। देखिए, मलिन बस्तियां शुरू से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय रहा है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। छुटपुट व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। जैसे मैं नगर निगम में था, हमने उन पर हाउस टैक्स लगाकर उनको निर्माण का स्वामी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि हम एलिवेटेड रोड्स लेके आ रहे हैं। मेरा मोटा आंकलन है, लगभग 4000 परिवार विस्थापित होंगे, कच्चे पक्के मकान उसमें जाएंगे, तो उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। तो मैंने कहा है कि इसका पूरा सर्वे करें और कोशिश करें कि मलिन बस्तियों में ही लैंड रिक्लेम हो और वहीं पर जाके उनका विस्थापन भी हो। एलिवेटेड रोड के अलावा राजधानी व्यवस्थित रहे, इसके लिए सचिवालय और विधानसभा को शहर से बाहर लाने की योजना थी। ये प्रोजेक्ट 2012 से प्रस्तावित है, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी इसे अब तक केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई। पिछले साल तो केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज ही कर दिया, जिससे बात वहीं पर आकर ठहर गई, जहां से शुरू हुई थी। ये पूरा एरिया फ्रीज जोन घोषित होने के कारण लोग अलग से परेशान हैं। विशेष तौर पर अगर आज हम राजधानी की सवाल की बात करें, जो कि रायपुर से जुड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, गैरसैंण है या रायपुर में बनेगी, इसको लेकर के आज तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। विशेष तौर पर अगर रायपुर के संदर्भ में देखें तो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं वो भी बेहद परेशान इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से फ्रीज लगा हुआ है और कोई भी सही जानकारी जो है पब्लिक तक वहाँ पर नहीं पहुँच रही है। इसके पर्यावरणीय पहलू भी हैं। यानी दो अहम प्रोजेक्ट और दोनों में ही पेच फंसा हुआ है। सवाल उठता है, क्या सरकार सालों से अटके पड़े इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कोई स्थायी हल निकाल पाएगी? रिस्पना बिंदाल नदियों पर एलिवेटेड रोड वक्त की जरूरत है, लेकिन इसके लिए पहले मलिन बस्तियों के हजारों लोगों को पुनर्वास का समाधान तलाशना होगा, जो एक बड़ी चुनौती होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया है कि चारधाम आने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट किया गया है। इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। यात्री को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। इस बार हमने एम्बुलेंस का जो रिस्पांस टाइम है वो 15 मिनट का रखा है कि अगर कोई भी तीर्थयात्री बीमार होता है तो 15 मिनट में उसको हम हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। इस बार एयर एम्बुलेंस सेवा भी हम अपने राज्य में शुरू की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आदि कैलाश यात्रा के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विभिन्न एजेंसियों को दिए। पिथौरागढ़ में एक कार्यक्रम में सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, स्वास्थ्य विभाग और केएमवीएन को 40 कंसंट्रेटर दिए गए हैं। सभी कंसंट्रेटर माता मंगला के सहयोग से मिले हैं। इनकी मदद से उन यात्रियों की जान बचाई जा सकती है जो माउंटेन सिकनेस के शिकार हो जाते हैं। इस साल 1 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू हो रही है। हमारे आर्मी मेडिकल कोर को, हमारे आईटीबीपी को, हमारे एसएसबी को, हमारे केएमवीएन जो कि यात्रा चलाता है आदि कैलाश की, उनको और हमारे हॉस्पिटल को, सभी को डोने लगभग 40 कंसंट्रेटर उपलब्ध हुए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ऋषिकेश दौरे पर आ रहे हैं। जहां जेपी नड्डा एम्स ऋषिकेश 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा 9:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही बाणगंगा नदी के पुनर्जीवित होने की उम्मीद जगी है। नीलधारा से निकलकर शुक्रताल तक जाने वाली इस नदी को पश्चिम बहनी नदी कहा जाता है। नदी का इतिहास महाभारत कालीन बताया जाता है। देखिए रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार से गुजरने वाली गंगा की नील धारा से बाणगंगा नाम की एक नदी निकलती है जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शुक्रताल तक जाती है।
बताया जाता है कि कुछ दशकों पहले इस नदी के किनारे बसने वाले गांव में आने वाले बाढ़ की वजह से 80 के दशक में तटबंध बनाकर इस नदी को बंद कर दिया गया। नदी किनारे पंचवेली गांव में पंचलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका इतिहास पांडवों से जुड़ा बताया जाता है। अब स्थानीय लोग भी इस महाभारत कालीन नदी को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं। ये पश्चिम वाहिनी गंगा पूरे भारत में पहली एक ही जगह बह गई है और यहाँ की जो उस टाइम महाभारत हुआ था तो पांडवों ने जो है ना युद्ध करने के बाद उन्हें तपस्या के लिए, जो मुक्ति के लिए ये पश्चिम वाहिनी गंगा पर यहाँ रहने के वो करने के लिए बताया गया था। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नदी की साफ सफाई और उसकी धारा के निर्बाध रूप से बहने का बीड़ा उठाया है। त्रिवेंद्र सिंह की मांग पर IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने भी नदी का जायजा लिया और इसकी संभावनाओं को जांचा। रुड़की जो IIT है, इसके हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि उसका जो जल का जो इकोसिस्टम है, उस नदी का जो इकोसिस्टम है, वो कहीं हमारी छेड़छाड़ से प्रभावित तो नहीं होगा, तो उसके लिए हमको अपनी राय देंगे, उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बाढ़ गंगा अब सिर्फ एक बरसाती नदी बनकर रह गई है, लेकिन नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास के बाद अब स्थानीय लोगों को एक बार फिर नदी के जीवंत होने की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी गेट में टूरिस्ट के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है, जिसे देखने कई टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। इस सेंटर को म्यूजियम के साथ ही जोड़ा गया है, जहां सैलानी आकर जंगल को करीब से महसूस करते हैं और वन्य एवं वन्य जीवों के बारे में जानते हैं। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ एरिया है, उसका जो इको टूरिज्म चलता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये होता है कि कंजर्वेशन का या संरक्षण का जो संदेश है वो सब लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक पर्यटन की जगह ना बन के रह जाए। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में यात्रा की तैयारी जोरों पर है। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं चारधाम से जुड़ी सभी तैयारियों को 25 अप्रैल तक पूरा करने की डेडलाइन दी गई है। ट्रांजिट कैंप में 30 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैंप खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 PSO सेंटर भी खोलने की तैयारी है। ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो भी यात्री ऋषिकेश में आ रहे हैं जिनको पंजीकरण अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उनके ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ ट्रांजिट जो ये हमारा स्थान है ट्रांजिट स्टेशन से करा जाएगा। देहरादून के जौनसार बावर में विशु पर्व की शुरुआत हो गई। विशु की शुरुआत फुलियाद पर्व से होती है। ये पर्व नई फसल की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। 3 से 4 दिन तक मनाया जाने वाला विशु में लोग ढोल, दमाऊ और अड़सिंगे की गूंज पर पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते हुए नजर आए। इस पर्व में घर में बनाए गए व्यंजन मेहमानों को परोसे जाते हैं। जो लड़कियां ससुराल गई होती हैं उसके लिए बने हुए पकवान पहुंचाए जाते हैं, जिसे बाटा कहते हैं। हालांकि ये परंपरा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। नैनीताल से खबर है, जहां पर आज हाईकोर्ट में नैनीताल के ट्रैफिक प्लान पर सुनवाई होगी। IG कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल कोर्ट में पेश होंगी। जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि नैनीताल में जाम की बड़ी समस्या है और घंटों जाम लग रहा है। तो हाईकोर्ट में ट्रैफिक प्लान पर सुनवाई होगी। IG कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल पेश होंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में रखना है ट्रैफिक का प्लान। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हल्द्वानी में सोमवार को दूसरे दिन भी अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन की टीमों ने सोमवार को 4 मदरसे सील किए। कुल मिलाकर 2 दिन में 18 मदरसे सील किए जा चुके हैं। नैनीताल जिले में अभी तक 21 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। जिन भी मदरसों पर सरकारी एक्शन हुआ है
वो बिना मान्यता के ही चलाए जा रहे थे। सक्रिय हर ऐसे स्थान पे जो हमारे चिन्हीकरण में अवैध अपंजीकृत मदरसे निकल के आए हैं, वहाँ पे कार्रवाई। मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, पंजीकृत नहीं है, वैधता के मानकों के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सभी 18 पे कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार का दावा है कि जिन 158 मदरसों को सील किया गया है वो बिना मान्यता के ही चल रहे थे, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आमने सामने आ गए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु सील किए गए मदरसों को मदरसा मानने से ही इंकार कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक 158 मदरसों में लग चुकी ये सील देश भर में चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इसी सील को लेकर उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड दोनों की मुखिया आमने सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने तो एक कदम आगे बढ़कर वक्फ बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को अवैध बता डाला, जबकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वक्फ के मदरसों में सरकारी शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाने का वादा कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। इन वक्फ संपत्तियों के ऊपर जो भी कार्य हो रहे थे वो वैध नहीं थे, अवैध थे। अब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो संपत्ति आती हैं उनका सुचारू रूप से ज्यादातर वो अवैध मदरसे चल रहे थे, तो उन पे जो कार्रवाई हुई है, तो अब वक्फ बोर्ड ने, उनके जो वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं उनका मैंने भी वो लेटर देखा, जैसे आपने मुझे बताया कि उन्होंने ये हिदायत की है जो मदरसे हैं कि भाई वो मदरसा बोर्ड से राब्ता करें। तो अगर हमारे पास से उनकी एप्लीकेशन आती है और वो हमारे नियमों पर, हमारे मानकों पर पूरे उतरते हैं, तो जाहिर बात है कि हम कंसीडर करेंगे। वो मदरसे चलाना नहीं है, हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी का राइट्स होता है। जो लोग अपनी संपत्तियों पर पुराने मदरसे चल रहे हैं वो वक्फ की संपत्तियों पर है, उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है। और हम लोगों ने इस बार अपने यहाँ बोर्ड बैठक में, जो पिछली बोर्ड बैठक हुई, उसमें ये तय किया है कि जो हम उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट मदरसे, मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं, तो उन मॉडर्न मदरसे, जितने भी वक्फ बोर्ड के मॉडर्न मदरसे होंगे, उन सबका रजिस्ट्रेशन हम उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से कराएंगे। मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड की लड़ाई के बीच इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु दावा कर रहे हैं कि सरकार जिन्हें मदरसा बताकर सील करके वाहवाही लूट रही है, असल में वो मदरसे हैं ही नहीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मकतब है, जहां बच्चे शाम को आधे से 1 घंटे के लिए धार्मिक शिक्षा लेने या कोचिंग या ट्यूशन लेने आते हैं और इनके लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती। कानून ने राइट दिया है, आप उस मजहबी तालीम जो दे रहा है पार्ट टाइम आधा घंटा, आप उसको भी बंद कर दे रहे हो ये कहकर कि आप मदरसा बोर्ड की मान्यता लो। तो जब ये मदरसा बोर्ड है, ये खुद मदरसा नहीं है, ये पार्ट टाइम आपको जो है तालीम दे रहा है और जिसका उसको कानूनन हक है, आप इसको भी बंद कर रहे हो। जैसा कि कल से कुछ कार्रवाइयाँ जो हुई हैं उसमें कुछ मदरसे ऐसे ही हैं जो वाक़ियतन मकतब और या इंस्टीट्यूट चलते हैं। जाहिर है मौलवी मानते हैं कि मदरसों के नाम पर मकतब बंद कर दिए गए, जिसका सीधा असर इस्लाम की बुनियादी शिक्षा पर पड़ना तय है। लेकिन इस सब के बीच सरकार की कार्रवाई जारी है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के मदरसे ठीक है या मदरसा बोर्ड के, ये सवाल भी मजेदार हो चला है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में जंगली सुअरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रात होते ही ये सुअर खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा के लमगड़ा के सत्यू गांव में शादी सहित अन्य समारोह में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। शराब पीकर आने पर सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है।
रुद्रप्रयाग फायर स्टेशन में अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही अग्निशमन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत अल्मोड़ा में शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही अग्निशमन वाहनों को जागरूकता के लिए रवाना किया गया। रुद्रप्रयाग में बैसाखी के पावन पर्व पर गौरीकुंड स्थित मां गौरी माई मंदिर के कपाट खुल गए हैं। अब ग्रीष्मकाल के 6 महीने तक मां अपने भक्तों को दर्शन देगी। श्रीनगर के खिरसू में मंत्री धन सिंह रावत ने अंबेडकर जयंती पर रोजगार संबंधी कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया। नैनीताल में भी अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान शिल्पकार सभा द्वारा शहर में रैली निकाली गई। आज ऋषिकेश एम्स का 5वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी भी शामिल होंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एसिडिटी हार्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।